यूएसए और ईरान का जो अब वॉर है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता दिख रहा है, क्योंकि कल परसों ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग अपकमिंग 2-3 वीक में ईरान को बहुत एक तरीके से हार्ड हिट करने वाले हैं। ये जैसे स्टेटमेंट आया था, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने एक्सपर्ट भी किया था कि इनका जो अटैक होगा ईरान पे बहुत खतरनाक होने वाला है, और ऐसा हुआ भी। ट्रंप ने ये अनाउंस किया कि ईरान का जो टॉलेस्ट ब्रिज है उसको हमने अटैक किया है, और उस ब्रिज का नाम है B1 ब्रिज। और ये बेसिकली किसको किससे कनेक्ट करता है? तेहरान को करंज से कनेक्ट करता है। देखें, ये जो ब्रिज है इसको डायरेक्टली अटैक किया गया, करंज को तेहरान से ये कनेक्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, ट्रंप ने खुद ने अनाउंस करा कि ये 35 किलोमीटर साउथ वेस्ट है तेहरान के। खुद ने अनाउंस करके ये एक तरीके से डिक्लेयर किया कि एशिया का वन ऑफ द, एक तरीके से ईरान का वन ऑफ द लार्जेस्ट जो ब्रिज है उसको हमने डिस्ट्रैक्ट भी कर दिया। देखें, द बिगेस्ट ब्रिज इन ईरान कम्स टू ट्रबलिंग डाउन। इसका मतलब जो ईरान का सबसे बड़ा ब्रिज है उसको हमने एक तरीके से गिरा दिया है, और इसको वापस कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। और उन्होंने ये ईरान को एक वार्निंग या धमकी दी कि अब ये टाइम है, आप डील कर लें। अगर अब ये डील आप नहीं करते तो ये बहुत लेट हो जाएगा और आप लोग इसको संभाल ही नहीं पाएंगे, और आपका कंट्री कभी भी ग्रेट नहीं बन पाएगा आज के बाद में, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आपको कोज कर देंगे, राइट। तो यहाँ तक एक तरीके से ट्रंप का ये स्टेटमेंट देना काफ़ी एग्रेसिव हुआ, लेकिन ईरान ने हार नहीं मानी। ईरान ने रिटेलिएशन यहीं पर करना स्टार्ट कर दिया। ईरान ने ये बोला कि ईरान ने 8 ब्रिजेज़ की एक लिस्ट डिक्लेयर करी है गल्फ़ कंट्रीज़ में, और उन्हीं ब्रिजेज़ को उन्होंने बोला कि इन 8 ब्रिज को हम लोग क्या करने वाले, टारगेट करने वाले। जिसमें पहला ब्रिज है कुवैत का शेख जबर अल अहमद अल सबा ब्रिज, बहरीन का है किंग फहद कॉजवे, यूएई का शेख जायद ब्रिज हो गया, अल मक्तका ब्रिज हो गया यूएई का, जॉर्डन का किंग हुसैन ब्रिज हो गया, डामिया ब्रिज हो गया जॉर्डन का, शेख खलीफा ब्रिज हो गया जॉर्डन का, एंड अबुडवान ब्रिज हो गया जॉर्डन का। इसका मतलब जॉर्डन, यूएई, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इन सारे कंट्रीज़ को अब क्या करेगा, ईरान टारगेट करने वाला है, और लिस्ट भी डिक्लेयर करी है। इसका मतलब ये वॉर और भी ज़्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है। अब देखें, इस बीच सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हुई है कि यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रपोजल पुट किया गया गल्फ़ कंट्रीज़ की साइड से कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए हम लोग फोर्स यूज़ कर सकते हैं क्या, वहाँ से शिपमेंट को पासेज वगैरह के लिए। इसका मतलब हॉर्मुज़ को ओपन करवाने के लिए ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ है इन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रपोजल पुट किया था, और उस प्रपोजल में ऐसा था कि भाई फोर्स मतलब मिलिट्री का यूज़ किया जा सकता है उसके लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इसमें वोटिंग तो देनी पड़ेगी। अब कई सारे कंट्रीज़ ने जो जिनके पास वीटो पावर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जैसे चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, इन्होंने इसको इमीडिएटली क्या कर लिया, वीटो कर लिया, और इस पर वोटिंग क्या कर दी, पोस्टपोन कर दी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ होगी हॉर्मुज़ पे एक तरीके से मिलिट्री के यूज़ करना यूएन की साइड से इतना ईजी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर चाइना, रशिया और एक तरीके से फ्रांस बैठे हैं, उन्होंने इसका इमीडिएट अपोज कर दिया। इस बीच यूके ने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ करी है, उसने ऐसा करा है कि 36 कंट्री की एक समिट होस्ट करी है। जो किसके लिए, एक तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करने के लिए भी कौन कौन से ऐसे मेजर हम लोग ले सकते हैं जिनसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको ओपन किया जा सकता है, जिसमें वर्चुअल मीटिंग हुई सीनियर ऑफिशियल्स की और 36 कंट्रीज़ की। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ निकल के आ रही है, इंडिया जो है, इंडिया की साइड से भी कई ऐसी एक तरीके से इनडायरेक्ट रिपोर्ट्स भी मिल रही है कि इंडिया भी इन 36 कंट्रीज़ को ज्वाइन कर सकता है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करवाने के लिए इंडिया भी एडवोकेसी कर सकता है कि भाई हम लोग चाहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो। ये देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बहुत नैरो स्ट्रिप है, ये किसको, एक तरीके से ईरान और ओमान के बीच में है, और एक तरीके से ये पैसाज है। इसमें कंप्लीट ईरान इसको क्या करता है, एक तरीके से ऑन तो नहीं करता, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है ईरान की साइड है। लेकिन इसी ये नैरो है जो ईरानियन वाटर में कंप्लीटली तो नहीं आता, लेकिन कुछ पार्ट आता है, इसलिए ये इसको क्या करता है, इस पर क्लेम करता है। देखें, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, इधर ये कंप्लीट ईरान का पार्ट है, और ये ओमान का पार्ट है। इन दोनों को कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ को ये अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा एक तरीके से न्यूज़ डिबेट डिस्कशन है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये इतना एक तरीके से क्या है, इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात तो ये कनेक्ट किससे करता है, पर्शियन गल्फ़ को, इधर गल्फ़ ऑफ ओमान है उससे कनेक्ट करता है, मतलब ईरान को ओमान से कनेक्ट करता है। और वर्ल्ड का मोस्ट क्रिटिकल ऑयल चॉक पॉइंट है, मतलब वर्ल्ड की ऑयल सप्लाई का 20 से 30% इसी एक रूट से निकलता है। इसका मतलब वर्ल्ड की ऑयल सप्लाई इससे, मतलब इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसका मतलब अगर ये प्रॉपरली रन कर रहा है, फंक्शनल है, तो इसका मतलब ऑयल की सप्लाई वर्ल्ड की यहाँ पर बहुत अच्छी रहती है। और अगर ये प्रॉपर फंक्शनल नहीं है तो वर्ल्ड की सप्लाई यहाँ पर अफेक्टेड रहती है। और इसकी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इसकी अगर आप लोग विड्थ को देखेंगे ना, ये जो विड्थ है ये इसकी बहुत नैरो विड्थ है। इसका मतलब ये जस्ट 33 किलोमीटर वाइड है। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है
कि इस वाइडनेस के रीज़न से ही ये वल्नरेबल बन जाती है कि भाई यहाँ पर क्या हो, डिसरप्शन बहुत ज़्यादा हो जाए और बहुत जल्दी हो जाता है, राइट। और ये शिपिंग का रूट्स वगैरह के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ऑयल पास थ्रू करता है और इसका कंट्रोल, स्ट्रेटजी कंट्रोल इसका ईरान के पास है। बिकॉज क्यों, क्योंकि नदर्न साइड ऑफ द स्टेट कम्प्लीटली ईरान क्या करता है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से इन्फ्लुएंस में रहता है और ऑन भी करता है। और अभी के टाइम में मिलिट्री का रीजन देगा, अगर कॉन्फ्लिक्ट भी देखें तो ईरान ने इस पर क्या कर दिया, एक तरीके से टोल लगाना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने ऐसा बोला कि एक साल में हम लोग 800 बिलियन डॉलर इसे अर्न करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि ईरान अब इसको एक तरीके से इकोनॉमिकली यूज़ करता रहता है। अब इसमें मिलिट्री का प्रेजेंस भी है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें ये है कि अगर ये लंबे टाइम तक सेट रहती है तो ग्लोबल ऑयल के जो प्राइजेज है वो बंद ऑलरेडी बढ़ने चालू हो गए, क्योंकि ब्रेंट क्रूड जो है 110 क्रॉस कर चुका है डॉलर पर बैरल। और इससे इकोनॉमीज में लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि एलपीजी भी यहाँ से पास थ्रू करती है लार्ज स्केल पे, शिपमेंट्स और कंटेनर्स यहाँ से पास करते हैं, राइट। अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रहा है। तो अब इसमें कोई एक कंट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके। और दूसरी सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, वर्ल्ड में इसके ऑल्टरनेट रूट्स नहीं है। अगर मान लो स्वेज कैनाल ब्लॉक होता है तो उसको इमीडिएट ओपन कर देते हैं, या फिर इसके ऑल्टरनेट रूट निकाले जा सकते हैं, लेकिन इसका ऑल्टरनेट रूट अपने आप में ढूंढना ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है, इसकी जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है उसके रीजन से इसकी प्रेजेंस, और ईरान ने अभी इस पे जो कंट्रोल किया है वो काफ़ी एक तरीके से क्या है, खतरनाक दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वॉर है जितना जल्दी एंड हो जाए उतना ही वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में अच्छा है। नहीं तो रिसेशन अब पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट दिखने लगे हैं। इंडिया में भी एलपीजी के जो सिलेंडर हैं उनकी जो रेट्स है कमर्शियल सिलेंडर की वो बढ़ा दी है, प्लस डोमेस्टिक सिलेंडर की अवेलेबिलिटी भी दिख नहीं रही है, प्लस जो लेबर हैं वो पलायन करने लगे हैं, क्योंकि उनको एक तरीके से गैस की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है और जो मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से क्या है, कॉस्टली मिल रहा है। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर इस पर कोई भी अपडेट आती है तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही डिटेल डिस्कशन के लिए आप लोग भारत सिविल अफेयर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।